नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। हिजबुल मुजाहिदीन ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत सभी अलगाववादियों को जिहाद की राह में रोड़ा ना बनने की ताकीद की है। आतंकियों ने कहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो काफिरों से लड़ने से पहले हम लोग पहले तुम्हारा ही गला काट कर लाल चौक पर लटका देंगे। हुर्रियत नेताओं को यह धमकी कश्मीर में हिजबुल का नया चेहरा बने जाकिर मूसा ने एक नए ऑडियो संदेश में जारी किया है। इसी पर है हमारी खास रिपोर्ट, अपनी मौत मरेगा हुर्रियत। कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकवादियों के रास्ते आखिरकार अलग अलग हो गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले कश्मीरी अलगाववादियों को धमकाया है कि अगर कश्मीर के मामले को धार्मिक के बजाय राजनीतिक बनाया तो उन्हें सरे बाजार सर काटकर टांग दिया जाएगा। कहते हैं ना कि जब सांप पालोगे तो वो एक दिन आपको डसेगा जरूर। कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आतंकियों की सरपरस्ती करने वाले हुर्रियत के नेताओं को हिजबुल मुजाहिदीन के नेता जाकिर मूसा ने जान से मारने की धमकी दी है। मूसा ने वार्निंग दी है कि हुर्रियत उनकी लड़ाई में दखल ना दे। मूसा ने कहा कि अगर ढोंगी हुर्रियत लीडर्स ने आतंकी गुटों के इस्लाम की लड़ाई में दखल दिया तो उनके सिर काट कर श्रीनगर के लाल चौक पर लटका दिए जाएंगे। इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे न बने, हमारे शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। जाकिर मूसा का धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये ऑडियो क्लिप 5 मिनट की है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ऑडियो में आवाज मूसा की है या नहीं। इस ऑडियो में मूसा कह रहा है कि उसका मकसद कश्मीर में शरीयत को लागू करना है। हमारी जो कश्मीर की जंग है, खासकर हम मुजाहिदीन इस्लामी की, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। हम शरीयत नाफिज करके रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे रास्ते के कांटे बनने की कोशिश ना करें और लोगों को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूसा कश्मीर के लोगों को हुर्रियत के खिलाफ लोगों को आगाह कर रहा है। उसका कहना है कि अगर इस्लाम की लड़ाई नहीं है तो फिर मस्जिदों से भाषणबाजी क्यों की जाती है। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है तो बचपन से तो हम ये नारा सुनते आए हैं कि आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? अगर ये आपकी ये सियासी स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, तो आज तक आप इस सियासत के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल क्यों करते आए हो? उसके इस बयान से कश्मीर की आजाद ब्रिगेड में हलचल मच गई है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि अगर आने वाले कुछ दिनों में कई कश्मीरी और आजादी समर्थक इस वीडियो की सच्चाई पर सवाल खड़े करें या फिर इसके लिए सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कश्मीरों को तोड़ने का एजेंडा घोषित कर दें। जो भी आरोप लगे, लेकिन इतना तो साफ है कि हुर्रियत और हिजबुल का ये गठजोड़ अब टूटना तय था। इसकी जिम्मेदारी हुर्रियत पर ही है। इसकी शुरुआत तब हुई जब गिलानी ने 9/11 के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन को मुस्लिम उल्मा का नेता घोषित किया था। उन्होंने अल-कायदा से बार बार कश्मीरियों की समस्या को भी अपने एजेंडे में शामिल करने को कहा था। गिलानी ने अल-कायदा से अमेरिका और इजराइल के साथ साथ भारत को भी अपने दुश्मनों की लिस्ट शामिल करने को कहा था। वैसे गिलानी खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान के बच्चों ने उसको मुस्तरद कर दिया है और हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी, सियासी क़यादत से भी और वहां के अवाम से भी ये मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए हासिल किया गया है और उसको इस्लाम के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हुर्रियत की हमेशा यही कोशिश रही है कि वो लोगों में अलगाववाद का जहर फैलाए। इसी कड़ी में वो हमेशा हिजबुल और लश्कर के आतंक का भी समर्थन करता रहा, लेकिन हुर्रियत को एहसास नहीं था कि वो ऐसी आग से खेल रहा है जो उसे ही जला डालेगी। उसका मसला बेसिकली ये होता है
क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ है तो वो इस तरह से सीज फायर वायलेशन कर करके अपने आतंकवादियों के बॉर्डर के अंदर घुसाना चाहते हैं। पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी भारत समय आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ इन तरह की हरकतों के ऊपर एक कड़ा रुख अपनाए। घाटी में सऊदी से आए पैसों पर चल रही वहाबी मस्जिदों में सिखाई जा रही कट्टरता ने कश्मीर में आजादी की आग को और हवा दे दी है। इनमें से कई युवाओं ने हिजबुल का दामन थामा। फरहान वानी की पिछले साल मुठभेड़ में मौत इसी घटनाक्रम का एक अहम मोड़ थी। मूसा अब इसी को आगे बढ़ा रहा है। वानी के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शन का दौर चला। हुर्रियत इसका नेतृत्व करना चाहता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गिलानी ने यह भी दावा किया कि वानी ने उन्हें फोन किया था और उनके नेतृत्व को स्वीकार किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी तब तक अपनी राह पकड़ चुके थे। हुर्रियत की यह हालत कश्मीर के इतिहास और इस क्षेत्र में इस्लाम के स्वरूप को समझे बिना अल-कायदा और फिर इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों की जी हजूरी का नतीजा है। नतीजा सबके सामने है। उम्मीद है हुर्रियत अपनी गलती को जल्द समझेगा और इसे सुधारने के लिए भारत के साथ काम करेगा। इसमें जितनी देर होगी कश्मीर में उतना ही बेगुनाहों का खून बहेगा। मनीषा कौशल, ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पिछले दिनों आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का नया वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 कश्मीरी युवकों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन युवकों के बाल काटे गए और तरह तरह से टॉर्चर किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को ये आतंकी डराना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनके डर का कारोबार लगातार चलता रहे। ये तस्वीरें कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके की है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह नौजवानों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये बेगुनाहों को पीटते हैं। ये मासूम नौजवानों के बाल काट रहे हैं। जानते हैं आखिर क्यों? हिजबुल के आतंकी आखिर क्यों कश्मीरियों को ही निशाना बना रहे हैं? क्यों इस नौजवान के सर को पानी में डुबोया जा रहा है? हम बताते हैं आपको। मारपीट कर रहे हिजबुल के आतंकी नाराज हैं। ये इस बात से नाराज हैं कि आखिर ये नौजवान कश्मीर की मुख्य धारा में शामिल क्यों होना चाहते हैं। दरअसल इन नौजवानों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। इन्हें पुलिस का मुखबिर बताया गया। हैरान करने वाले इस वीडियो में आतंकियों ने इन युवकों के बाल काटे, सर पानी में डुबोया और लाठी डंडों से इनकी पिटाई की गई। कश्मीर घाटी में 22 सोशल नेटवर्किंग साइटें बैन होने के बावजूद ये 7 मिनट का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो का नाम हिजबुल है और इसमें स्क्रीन पर उनका बैज चलता रहता है। इस वीडियो में एक अंधेरा कमरा दिखाई दे रहा है, जिसमें कश्मीरी दिख रहा युवक आतंकियों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ दिख रहा है। वीडियो के नीचे लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, अस्सलाम वालेकुम। ये वो गद्दार है जो पुलिस में SPO भर्ती होने के लिए मुजाहिदीन की खबर हिंदुस्तानी कुत्तों को देते थे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पुलवामा के त्राल इलाके का है। आतंकवादी इस तरह के वीडियो पहले भी जारी कर चुके हैं। इस तरह के वीडियो का मकसद कश्मीरी लोगों को डराना होता है ताकि वो सुरक्षा बलों को सहयोग न करें। पुलिस के मुताबिक इस तरह के ज्यादातर वीडियो दक्षिण कश्मीर में शूट किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जहां छात्र एक और पत्थरबाजी पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं, तो वहीं आतंकी मारपीट कर माहौल खराब करने में लगे रहते हैं। इसके बावजूद पिछले दिनों बदली सी तस्वीर बारामूला में उस वक्त दिखी जब वहां पुलिस विभाग में भर्ती अभियान चलाया गया। कश्मीर पुलिस में शामिल होने के लिए सैकड़ों की तादाद में युवा टेस्ट देने पहुंचे। पुलिस में शामिल होने की इच्छा रखने वाले छात्रों में कई महिलाएं भी शामिल थी। 15 साल 20 साल पढ़ाई में खर्च किए हैं। अगर वो शेड्यूल पेंडिंग में उलझता है उस पर आपसे और वगैरह वगैरह एक्ट लगते हैं, तो उसके लिए यही मैसेज है, अपना करियर तबाह ना करे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। जिसने पढ़ा है वो आगे बढ़े। जी सर, उनका करियर खराब हो रहा है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनसे यही मैसेज है कि स्टूडेंट पेंडिंग छोड़ के अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेट करें। पुलिस महकमे से जुड़े आला अधिकारी भी भर्ती अभियान में भारी तादाद में आए युवकों को देख खासे खुश नजर आए और माना कि अगर पढ़े लिखे युवकों को रोजगार मिलेगा तो फिर घाटी में फिर से अमन होगा।
जम्मू कश्मीर पूरी स्टेट में पुलिस में भर्ती होने जा रही है, जिसमें कोशिश पूरी है कि कोई हेराफेरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आज इसमें 1400 लोगों ने हमने उनका एग्जामिनेशन लेना है, कल 1300 लड़कों का लेना है और परसों 2000 और 2000 इस ढंग से। कुछ दिन पहले भी आतंकवादियों का एक वीडियो सामने आया था जिसमें हथियारों से लैस हिजबुल के करीब 20 आतंकी दिख रहे थे और मस्ती के मूड में फोटो भी खिंचवा रहे थे। आतंकियों के इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थी। लेफ्टिनेंट फयाज की हत्या के बाद इन दिनों सेना ने घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ दशक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके तहत कश्मीर के कई गाँव की तलाशी ली जा रही है और इसके अलावा हेलीकॉप्टर और ड्रोन आसमान से नजर रखे हुए हैं। अब हिजबुल चाहे कुछ भी कर ले, वो भारतीय फौज बिल में छिपे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। कश्मीर के अलगाववादी नेता भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। इन नेताओं को पाकिस्तान से हर तरह की मदद मिलती है। वहां से मिलने वाली आर्थिक मदद से ये भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हैं। APN आपको बता रहा है हुर्रियत और उससे जुड़े नेताओं की पूरी कहानी। अरबी भाषा में हुर्रियत का अर्थ आजादी है। कश्मीर में अलगाववादियों के प्रमुख साझा संगठन ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ। उस समय संगठन में 28 दल थे। इसमें जमायत-ए-इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स लीग, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन, आवामी कॉन्फ्रेंस और JKLF इत्यादि प्रमुख थे। इस साझा मंच में वैचारिक मतभेद उभरने पर 7 सितंबर 2003 को ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 धड़े हो गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल 12 संगठनों ने तत्कालीन चेयरमैन मौलवी अब्बास अंसारी की जगह मसरत आलम को अंतरिम चेयरमैन बना दिया। बाद में 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर हुर्रियत संविधान में संशोधन के लिए सुझाव मांगे गए। 2004 में गिलानी ने बनाया अलग संगठन। पाक समर्थक जमायत-ए-इस्लामी संगठन के प्रमुख कट्टरपंथी अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने तहरीक-ए-हुर्रियत के नाम से 7 अगस्त 2004 को अपना अलग संगठन बना लिया। गिलानी आतंकवाद का सबसे बड़ा रहनुमा है और उन्हें कई आतंकी संगठनों का समर्थन भी मिलता है। उधर मीरवाइज गुट नरमपंथी धड़ा माना गया, जो बातचीत से आत्मनिर्णय के अधिकार और कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच से सुलझाना चाहते हैं। सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर में से सबसे ज्यादा खतरनाक अलगाववादी नेता माना जाता है। इसे आतंकवादियों का समर्थन मिला हुआ है। इसकी रैलियों में पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहराते हैं। गिलानी की बेटी दुबई में रहती है। वहां जाने के लिए इसे पासपोर्ट की जरूरत थी। इसने अपने आवेदन में नागरिकता वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया था। इसने कहा था कि वो भारत को अपना देश नहीं मानता। इसके बाद भारत सरकार ने इसका पासपोर्ट आवेदन कैंसिल कर दिया था। बाद में नाक रगड़कर इसने अपने आप को भारतीय कहा, तब इसे पासपोर्ट दिया गया। यासिन मलिक अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख है। इसकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। उसने पाकिस्तानी महिला मुशहाला हुसैन मलिक से निकाह किया है। 1990 में हिंदुओं का कत्लेआम कर उन्हें कश्मीर से बेदखल करने के आंदोलन में यासीन जैसे नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। मीरवाइज उमर फारूक मीरवाइज मौलवी फारूक के बेटे हैं। मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर के लिए सेल्फ रूल को तरजीह देते हैं। इनकी पत्नी अमेरिकी हैं। एक बार कश्मीर की तत्कालीन सरकार ने इनकी पत्नी शीबा मसूदी को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। शबीर शाह करीब 1 दशक तक शांत रहने के बाद से लाइमलाइट में आया है। हाल ही में उसने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। शबीर शाह का संगठन गिलानी का समर्थक माना जाता है। शाह भी पाकिस्तान की शह पर कश्मीर में अशांति फैलाता है। मौलवी अब्बास अंसारी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनने के बाद इसमें 2 धड़े हो गए थे। इसके बाद उसने पद से इस्तीफा दे दिया था। आमतौर पर उमर फारूक का साथ देने वाला अब्बास इस संगठन का मास्टरमाइंड कहा जाता है। मोहम्मद अशरफ सहराई
गिलानी की संपत्तियों वाली बिल्ली ट्रस्ट के ताकतवर ट्रस्टी मोहम्मद अशरफ सहराई को गिलानी का मजबूत उत्तराधिकारी माना जा रहा है। पाकिस्तान से मिलने वाली आर्थिक मदद और बाकी कामों का हिसाब यही रखता है। गिलानी की गैर मौजूदगी में भारत विरोधी गतिविधियां यही संचालित करता है। आसिया अंद्राबी। आसिया अंद्राबी भी एक देशद्रोही है। आसिया अंद्राबी हुर्रियत की महिला विंग दुख्तरान ए मिल्लत की चीफ है और जानी मानी अलगाववादी नेता है। इस संगठन का उद्देश्य कश्मीर में इस्लामिक कानून लाया जाए और इसे भारत से अलग किया जाए है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो हमने आपको बताया हुर्रियत है क्या। अब आप सोच रहे होंगे आखिर हुर्रियत का खेल क्या है। क्या यह सिर्फ पाकिस्तान के हाथों खेलने वाली कठपुतली है, या कश्मीरियों को इन पर कोई भरोसा भी है, या ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने पर लगे हुए हैं। हिजबुल की धमकी के बाद हुर्रियत में खलबली है। अपने हाथ के तोते उड़ते देख कश्मीरियों की प्रतिनिधि होने का दावा करने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सख्ते में है। हुर्रियत को न भारत के संविधान पर भरोसा है, न भारत पर। हर मौके पर पाकिस्तान का मुंह ताकने वाले 23 संगठनों के ढुलमुल गुट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता अपने आप को कश्मीरियों का सच्चा प्रतिनिधि बताते हैं। हिजबुल की धमकी ने एक बार फिर से ये बात साफ कर दी है कि हुर्रियत खुद घाटी में अपनी हैसियत खोती जा रही है। जानकार मानते हैं कि घाटी में अगर धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है तो उसे रोकने की सख्त जरूरत है। जाकिर मूसा का जो वो वीडियो टेप मैंने भी देखा है, और ये बात जो उसने कही है नेशनहुड के खिलाफ या डेमोक्रेसी के खिलाफ और इन फेवर ऑफ इस्लाम, उम्मा, कैलिफेट, तो ये चीज़ हमको बहुत पहले ये समझ लेनी चाहिए थी। हमारे पास चैलेंज ये है कि हम इस ग्लोबल जिहाद का जो वहाबी इसका काउंटर नैरेटिव कैसे तैयार करें, और उसके लिए आपको बहुत गट्स चाहिए, आप में बहुत हिम्मत होनी चाहिए। जब रिलीजन का एक शेड या एक स्ट्रीम जब वायलेंट रूप अख्तियार कर ले तो उससे आपको डील करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो ये जाकिर भट्ट, जिनको कि मूसा बोला जाता है, उर्फ मूसा, उनकी जो ये स्टेटमेंट या जो वीडियो अभी मीडिया पे चल रही है, मैं समझता हूं कि इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उनका जो एजेंडा है, जो कश्मीर स्ट्रगल का जो एजेंडा है, वो अब इस समय कश्मीरियत से हट करके और एक तरह से फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट से हट करके ये जो है इस समय इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ गया है। आज की तारीख में जो ये मूसा की स्टेटमेंट आई है, इससे ये बात साफ हो जाने से कि इनका जो स्ट्रगल है वो इस्लामिक स्टेट के लिए है, जिसके लिए हिंदुस्तान के जो मुसलमान जो हमारे देश में रहते हैं वो खुद भी इसके लिए तैयार नहीं है। जब जनाधार खिसकता है तो कोई शिगुफा छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हुर्रियत का जनाधार सिकुड़ता जा रहा है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। हुर्रियत हर वक्त इस फिराक में लगा रहता है कि कश्मीरी जनता में भारत के प्रति नफरत पैदा की जाए, अविश्वास पैदा किया जाए और अपने पाकिस्तानी आकाओं को खुश रखा जा सके। सरकार भी मानती है कि सांपों को पालने वाले आज खुद अपनी वजह से इस हालत में पहुंच गए हैं। अगर हुर्रियत नेताओं को कश्मीरियों में अपनी पकड़ का भ्रम है तो चुनाव मैदान में क्यों नहीं आ जाते, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी हुर्रियत के सच का पता लग जाए। वैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल गनी भट्ट ने खुद भी स्वीकार किया है कि इस मुद्दे पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा था कि वास्तव में हुर्रियत कश्मीरी जनता की प्रतिनिधि है या नहीं। सच तो ये है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों के हितों की आड़ में पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रही है। अब पाकिस्तान को लगता है कि उसे इस कठपुतली की जरूरत नहीं है। हुर्रियत भारत के लिए एक नासूर बन चुका है। अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चल रहा है, इनकी आंखों की नींद उड़ गई है, पांव तले की जमीन खिसक रही है। अब खुद हिजबुल की ये धमकी इनको डराने के लिए काफी है। देखिए, कहा जाता है कि शेर की सवारी बहुत खतरनाक होती है, और आप किसी को किसी बात के लिए भड़काइएगा, उस्काइएगा, और उसके बाद बीच में रोकने की कोशिश कीजिएगा या अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसका रिटेलिएशन होगा। तो उसी का ये परिलक्षण है कि शेर की सवारी बहुत खतरनाक होती है।
पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले ये नेता सोच लें कि राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी हरकतें करने वालों से कानून अच्छी तरह निपटना जानता है। ऐसा करके वो देश का भला तो नहीं करेंगे, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि कल जब हिजबुल के आतंकी इन्हें मारने आएंगे तो बचाने वाली भारतीय सेना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल कश्मीर की फिजा बिगाड़ने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं और इनका सबसे बड़ा सरगना है हाफिज सईद। हाफिज सईद एक अरसे से हिंदुस्तान में आतंक बांटने में जुटा हुआ है। अमेरिका ने जमात उद दावा के प्रमुख और मुंबई आतंकी हमले के सरगना हाफिज सईद पर $1 करोड़ के इनाम का ऐलान पहले ही किया है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन है यह हाफिज सईद। इस वक्त चूंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, उनके मुश्तरका मफादात हैं। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है, मसला कश्मीर का है। लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सर्वेसर्वा सईद भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। मुंबई की 26/11 की घटना में 166 लोग मारे गए थे। उस हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने को कहा था। अमेरिकी सरकार के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम की वेबसाइट पर बताया गया कि हाफिज सईद प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा का प्रमुख और आतंकी गुट लश्कर तैयबा का संस्थापक है। उस पर 2008 में हुए मुंबई हमलों सहित कई आतंकवादी हमले कराए हैं। अमेरिका ने दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की जो लिस्ट जारी कर रखी है, इस लिस्ट में हाफिज सईद को दूसरे नंबर पर रखा गया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहा है। पाकिस्तान केवल अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। पूरी दुनिया उसको एक इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर चुकी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुकी है। ये उस बेसिस पे किया गया जबकि हिंदुस्तान ने पुख्ता सबूत दिया उसका इन्वॉल्वमेंट में मुंबई के हमले में और उसके बाद में अनेकों गतिविधियों में। हर प्रकार का सबूत जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है हिंदुस्तान दे चुका है, अमेरिका दे चुका है। उसके बावजूद भी अगर वहां की सरकार जो है और वहां के कोर्ट्स उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते तो हिंदुस्तान को कोई और किसी प्रकार का एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक और वर्तमान में जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा में 10 मार्च 1950 को हुआ था। मुंबई की 26/11 हमलों में उसका हाथ होने की बात सामने आई थी, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक समेत 166 लोग मारे गए थे। भारत तब से पाकिस्तान से लगातार उसे सौंपने को कहता रहा है। पिछले कई साल से वो आजादी से पाकिस्तान में घूम रहा है और सार्वजनिक तौर पर सभाओं को संबोधित भी कर रहा है। सईद अरबी और इंजीनियरिंग का टीचर रहा है। वो जमात उद दावा का संस्थापक है। ये एक आतंकी इस्लामी संगठन है जिसका मकसद भारत के कुछ हिस्सों और पाकिस्तान में इस्लामी शासन स्थापित करना है। हाफिज ने ये संगठन तब बनाया जब पाकिस्तान में लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुंबई आतंकी हमलों में उसकी भूमिका को लेकर भारत ने सईद के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है, तो वहीं अमेरिका ने उसे विशेष निगरानी सूची में रखा है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर हुए हमलों के बाद लश्कर तैयबा पर दुनिया की नजरें टिकी और अमेरिका ने लश्कर को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। 2002 में पाकिस्तान सरकार ने भी लश्कर पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा का नया नाम जमात उद दावा रखा। हालांकि हाफिज सईद इस बात से इनकार करता है कि जमात उद दावा का लश्कर से कोई भी रिश्ता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुंबई आतंकी हमलों के तुरंत बाद दिसंबर 2008 में जमात उद दावा को आतंकी संगठन घोषित किया था। यह संगठन खुलेआम जिहाद के लिए पैसा जुटाता है। इसका प्रमुख हाफिज सईद खुलेआम जिहाद के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करता रहता है। हाफिज सईद ने अफगानिस्तान में जिहाद का प्रचार करने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 1985 में जमात उद दावा वल इरशाद की स्थापना की और लश्कर तैयबा उसकी शाखा बनी। 1990 के बाद जब सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से निकल गए तो हाफिज सईद ने अपने मिशन को कश्मीर की तरफ मोड़ दिया और आज वो भारत में मौत बांटने की फिराक में जुटा है।
आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।